हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट जैसे कि आपको पता है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट है जो मॉर्निंग में आपका 8 बजे आता है। ठीक है, तो कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो कल हमने यहीं पर वाइंड अप किया था, तो आज न्यायपालिका से ही स्टार्ट करना है। तो आपने अगर इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और मैं आपको ये दूसरी बुक से प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ। तो पहली बुक हम ख़त्म कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट की, दूसरी बुक चल रही है। तो थंबनेल पर आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, और साथ ही आपको प्लेलिस्ट में भी आपको पहली बुक मिल जाएगी और दूसरी आपको, तो एक सेम ही प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट के नाम से। तो आप उसी में सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। हर बुक का मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी पॉलिटिकल साइंस का, वो सारा एक ही आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम न्यायपालिका कवर करेंगे और जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे। तो टॉपिक ख़त्म होने के बाद ही आपकी क्लास वाइंड अप होगी, फिर वो आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, हर वीडियो में मैं यही आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका को। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है और भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेखित है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा किसके बारे में है? तो मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा जो है वो संसद और कार्यपालिका के बीच संबंध के बारे में है। केशवानंद भारती मुकदमा संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध के बारे में है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया है जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है? तो ये कहता है अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 में उपबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार किए गए तंत्र की पहचान करिए। तो ये तंत्र था आपका जनहित याचिका यानी कि PIL। तो 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका अस्तित्व में आई। जनहित याचिका यानी कि PIL मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। जनहित याचिका 1986 में PN भगवती के द्वारा भारतीय न्यायिक प्रणाली में MP गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम क्या है जहां असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का उच्च न्यायालय स्थित है? तो वो है आपका गुवाहाटी। तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली में उच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दिल्ली में उच्च न्यायालय आपका 1966 में अस्तित्व में आया था। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट एक्ट के तहत की गई थी। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय याचिका के रूप में विशेष आदेश दे सकता है, यानी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय याचिका रिट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षा हेतु निम्न 5 प्रकार के रिट को जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिकता से संबंधित है? तो अपील अधिकारिकता आपकी किसमें है? अपील अधिकारिकता है आपकी
134 में, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है तथा उसे उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सुनने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 132, 133, 134, 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता स्पष्ट की गई है, जबकि अनुच्छेद 143 में परामर्शी सलाहकारी अधिकारिता है। नेक्स्ट है लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये त्वरित न्याय देता है, ये सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। तो भैया ये जो है आपका चारों है। तो लोक अदालत शब्द का अर्थ पीपुल्स कोर्ट है और ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ये एक सस्ती न्यायिक सेवा प्रणाली है, ये एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये त्वरित न्याय प्रदान करता है। लोक अदालत के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। नेक्स्ट है भारत उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। तो ये 26 जनवरी, सॉरी इसमें अच्छा ई लिखा 28 जनवरी था, 28 जनवरी 1950 की 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। एक सेकेंड। तो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया था और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई है। तो सेम डेट है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति शाप देश का शीर्ष न्यायालय है। यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश का सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दुर्व्यवहार और अक्षमता का जब सबूत पेश करेंगे तो ही आप निष्कासित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से अनुच्छेद 124(4) के अधीन साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भैया ये आपका कथन सत्य है कि ये एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। ये सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था और ये एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं। तो ये निर्णित किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है और भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लिखित है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश तथा 34 न्यायाधीश हैं। कुल 34 न्यायाधीश हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति की बढ़ोतरी करी है। तो बिल्कुल करी है। विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। तो जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। जनहित याचिका भारत में इसे पहली बार 1980 के दशक में न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा पेश किया गया था और तब से ये लोकहित के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक प्रमुख विधिक तंत्र बन गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं। तो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने उपरांत वकालत नहीं कर सकते। दूसरा है इनमें संवैधानिक नियुक्तियां होना, अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दुष्ट आलोचना से मुक्त होना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर है। तो निम्नलिखित प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए
पाए जाते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते। इसकी संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं। ये अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दुष्ट आलोचनाओं से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? तो ये शक्ति सुरक्षित है आपकी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति संसद के पास सुरक्षित है। भारत में उच्च न्यायालयों के पास मूल और अपीली दोनों क्षेत्राधिकार हैं और उनके पास रिट, सिविल और आपराधिक मामलों और कानून के द्वारा निर्दिष्ट अन्य मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है, कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है? तो समाज के प्रतिबंध, विधायिका में सकारात्मक विपक्ष या स्वतंत्र न्यायपालिका या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो भैया स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है और इसमें 3 आवश्यक शर्तें निहित है। न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है, या फिर ये न्यायालय किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं, या फिर उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये एक से अधिक आंसर है इसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचन करता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के पास भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है और इसके तहत वो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और ये शक्ति असीमित थी? तो ये माना है उन्होंने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वर्ष 1951 वाब में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल है, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसलिए संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या फिर छीन सकती है और ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? तो ये हो सकता है 136। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी होता है और ये रिट 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, कारण सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या नहीं है। तो भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं और भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है और देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। नेक्स्ट है, संघीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य हैं देश की एकता को सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ठीक है, तो क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान नहीं करना, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो पहला ही सही है। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर जब दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया था तब वे
पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन थे। तो 1990 में पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस रहे वी रामास्वामी पर 1993 में अधिक धन के व्यय और वित्तीय दुरुपयोग के मामले में महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई, परंतु महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। और अनुच्छेद 124(4) के उपबंधों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाएगा। संसदीय भाषा में इसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले वी रामास्वामी प्रथम न्यायाधीश थे। अब तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो 214 में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। भारत की न्यायपालिका के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अनुच्छेद 122 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। दूसरा कहता है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। तो बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रहेंगे। भारत का सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका दोनों के प्रभावों से मुक्त है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। तो बी कहता है कि 2, 3 और 4। ठीक है, तो 2 भी पढ़ लिया, 3 भी पढ़ लिया, 4। पहला वाला आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 122 में शक्ति पृथक्करण की भावना के अनुरूप न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से किया जाता है? तो किसी राज्य में हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श पे की जाती है? तो ये राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पे की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्य मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है और देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता निर्धारित कर सकता है जब भी इसे चुनौती दी जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वो शक्ति है जिसके अधीन व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने की दशा में अवैध घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226 में न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा तथा शक्ति का निर्धारण होता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 तथा मिनर्वा मिल्स के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 376। ठीक है, तो हाई कोर्ट से 376 संबंधित है। तो अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है और इसमें ये व्यवस्था है कि ऐसे न्यायाधीश जो स्वतंत्रता के बाद भी अपने पद पे बने रहेंगे और तथा तत्कालीन नियम के अनुसार वेतन भत्ते और पेंशन के हकदार होंगे। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस करते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? तो ये है अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित सभी कानूनों के लिए सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। सॉरी। वहीं अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय होने का अधिकार देता है? तो अभिलेखी न्यायालय होने का अधिकार देता है अनुच्छेद 129।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश और निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके। अभिलेख न्यायालय की एक विशेषता ये भी है कि उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है संघवाद एवं शासन प्रणाली। तो अभी समय है, कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, विकेंद्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही विकल्प का चयन करिए। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थायी सरकारों को दी जाती है, यही वाला कथन सही है। तो डिस्क्रिप्शन सीधे पढ़ते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं का बेहतर समझ होती है और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है मैक्सिको। राष्ट्रपति शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार मिलते हैं और वो अपने मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका को संवैधानिक रूप से पृथक कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी प्रतिबंधक सहयोग नहीं होता। इस प्रणाली का प्रयोग कुछ देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, श्रीलंका, रूस आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो पढ़ते ही नहीं। तो सत्ता शेयरिंग के बारे में सभी कथन सत्य हैं। सत्ता सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है, जैसे कि पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मतलब भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था में आवश्यक है लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, तो एक से अधिक आंचल है। तो संघीय व्यवस्था के लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान संशोधन की कठोर और लचीली प्रक्रिया होगी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकार माना जाता है। तो संसद को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकार माना जाता है। तो संसद ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है कि वो पुरुष को स्त्री व स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है। तो संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है शक्ति का पृथक्करण, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक दूसरे का किसी भी प्रकार के से हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट है संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण किस देश में किया जाता है। तो ये आपका ब्रिटेन में किया जाता है। संसदीय संप्रभुता की धारणा ब्रिटिश संसद से जुड़ी है जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा का पालन करता है, उसकी विधायी संस्था राष्ट्र पर पूर्ण संप्रभुता का प्रयोग करती है, जबकि भारत संवैधानिक संप्रभुता की प्रणाली का पालन करता है जिसमें संविधान संसद से भी ऊपर है। संसदीय सर्वोच्चता से आशय ये है कि सरकार के संसदीय निकाय को सरकार की अन्य शाखा के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। संसद को कानून और विधान बनाने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है। तो ये है आपकी यूके की। तो यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है जिसके अनुसार संसद को कोई भी कानून बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने का अंतिम अधिकार है। दूसरे शब्दों में संसद सरकार की कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है
समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? तो अमेरिका को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। अमेरिका को लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान आधुनिक लोकतंत्र के लिए दुनिया की पहली औपचारिक रूपरेखा है। ये एक निर्वाचित सरकार की व्यवस्था करता है और नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में श्वेत लोगों को मताधिकार प्रदान करने के साथ ही अमेरिका ने विश्व का प्रथम लोकतंत्र होने की उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट है सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? तो ये है बेल्जियम। तो सामुदायिक सरकार बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है। शक्ति को विभिन्न समूहों के बीच भी साझा किया जा सकता है जो विभिन्न धार्मिक और भाषाई समूहों की तरह सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस प्रकार की सच्चा साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे प्रबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? तो वो है कनाडा में। ठीक है, तो राजा की सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यकता के रूप में देखी गई है। कनाडा की संघीय प्रणाली के तहत सरकार की शक्तियों को संघीय स्तर पर और 10 प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है। कनाडा की शासन प्रणाली ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है और यूके के सम्राट चार्ल्स तृतीय कनाडा के राष्ट्र प्रमुख है। यहाँ की संघीय संसद सम्राट एवं दोनों सदनों से मिलकर बनी है जो विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का स्रोत है। इस परंपरा में सरकार के मंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह हैं तथा उनके कार्यों के लिए संघीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर की सरकारें हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? तो सत्ता की साझेदारी की प्रथा आपकी उत्तर कोरिया में नहीं है। तो उत्तर कोरिया दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली वंशवादी तानाशाही में से एक का शासन रहा है। किम परिवार की 3 पीढ़ियों ने भारी दमन और संरक्षण की एक प्रणाली का उपयोग करते हुए अभिजात वर्ग एवं सेना के समर्थन से पूर्ण अधिकार के साथ शासन किया। वर्तमान में सभी अधिकार सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के पास है और उत्तर कोरिया में मुख्य नीति निर्धारण वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया का केंद्रीय समिति और 3 अधीनस्थ संस्थानों से होता है। पोलित ब्यूरो, नियंत्रण आयोग एवं कार्यकारी नीति ब्यूरो जो निगरानी को भी नियंत्रित करता है और पार्टी, कैबिनेट और सेना में शीर्ष कर्मियों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय समिति का निर्माण विज्ञान से लेकर कृषि तक लगभग 20 विभागों से होता है। नेक्स्ट है नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। कथन दूसरा कहता है कि 2006 नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद राजा को वापस लाया गया। तो यहाँ पर आपका कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, ये सही है। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र भी रहा है। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थन शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेन ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसमें से कोई भी नहीं है, कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रभाषा किसी देश को एक करने के लिहाज से बेहतर महत्वपूर्ण होती है। यदि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर की बात की जाए तो इनमें 2 प्रमुख अंतर है। एक अंतर इन्हें बोलने वालों की संख्या से है और दूसरा अंतर इनके प्रयोग का है। राष्ट्रभाषा जहाँ जनसाधारण की भाषा होती है, लोग इससे भावात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं, तो वही राजभाषा का सीमित प्रयोग होता है। 1965 में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाया गया। प्रारंभ में अंग्रेजी को भी 15 वर्षों के लिए राजभाषा बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? तो भैया तानाशाही लोकतंत्र कहाँ पर तानाशाही है? तो भैया तानाशाही आपकी इसमें से तो किसी में नहीं है। तो प्रत्येक देश आधिकारिक रूप से एक लोकतंत्र है, जितने भी विकल्प दिए हुए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना। तो हालांकि श्रीलंका और पाकिस्तान का लोकतंत्र एक बुरे दौर से गुजर रहा है, फिर भी इन्हें उत्तर कोरिया और कजाकिस्तान जैसे तानाशाही देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट है हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति के द्वारा निम्न में से किस तिथि को ये निर्णित किया गया था? तो ये निर्णित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 के दिन मिला था और तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा वो होती है जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है। संविधान के भाग
17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विधायी और कार्यकारी शक्तियों का नियंत्रण एक प्रतिनिधि निकाय के पास होता है और इस निकाय का गठन चुनावों के माध्यम से होता है। चुनावों में देश की वयस्क जनता से स्वतंत्र एवं समान तरीके से भाग लेने की उम्मीद की जाती है और इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या सम्राट की भूमिका मुख्य तौर पर औपचारिक होती है और प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर प्रभावी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन, इटली तथा बेल्जियम में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों के पृथक्करण के लिए राज्य के भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक शाखा को अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की जाती हैं। प्रायः ये विभाजन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के रूप में किया जाता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अमेरिका का संविधान पहला ऐसा संविधान था जिसमें ये सिद्धांत अपनाया गया। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो समवर्ती सूची का उल्लेख आपकी 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची में स्टॉम्प ड्यूटी, ड्रग्स, जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे 52 विषय शामिल हैं और संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, परंतु किसी विषय पर संघ और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में संघ के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। नेक्स्ट है, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो संघ सूची के विषय में तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का उल्लेख है और इसमें मूलतः 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। तो भारतीय संविधान की संघ सूची के तहत उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां केंद्र के पास है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। नेक्स्ट है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। तो संघीय सूची के अंतर्गत उपयुक्त में से अधिक तो कृषि भी शामिल है, संचार भी शामिल है और आपका रक्षा भी शामिल है। तो वर्तमान में संघीय सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार है: रक्षा, प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। ठीक है, तो संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है, एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं और दूसरे प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और उनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। शक्ति का विभाजन इस प्रकार है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, विदेश मामले, संचार आते हैं और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय विधायिका के पास है। राज्य सूची में आपका कृषि, पुलिस, स्थानीय शासन, भूमि और शराब आएगा और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ प्रांतीय विधायिका के पास होता है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और मजदूर संघ आएगा और इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और प्रांत दोनों के पास है। तो जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट है, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ शक्ति शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं या फिर इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं या इसके पास अवशेष शक्तियां हैं। तो भैया उपयुक्त में से अधिक आंसर है इसमें। तो संघ और राज्यों में विधायी शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार से किया गया है। संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय, समवर्ती सूची में 52। तो संघ सूची और समवर्ती सूची अवशिष्ट शक्तियां इस प्रकार कानून संघ ही बनाता है इस पर कानून और इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं और इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। संघवाद में देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं, यही आंसर है। तो संघवाद में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है और अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है पर कानून बनाने
कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है? तो भैया इसमें आपकी उल्लिखित है ये सभी। तो उपयुक्त सभी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और को शामिल किया गया था, 3 भाषाओं को। फिर उसके बाद में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है? तो ये धारण करते हैं केवल नागालैंड, केवल असम, केवल अरुणाचल प्रदेश, तो ये तीनों ही करते हैं। तो संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं और इन राज्यों में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। अनुच्छेद 371 कहता है नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करे गए हैं। अनुच्छेद 371 बी में असम के लिए विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों में समान प्रतिनिधित्व है? तो ये है आपका भारत नहीं, यूएसए के संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है। यूएसए सीनेट में प्रत्येक राज्यों के लिए 2 सीटें निर्धारित हैं। नेक्स्ट है, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी, तो कितनी संख्या थी? 14 और 6 थी। ठीक है, तो भाषा के आधार पर गठित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ है। भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? जो क्षेत्रीय परिषदें जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत प्रदान की गई हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत वर्ष 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री और इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं, जबकि संबंधित क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, उपराज्यपाल इसके सदस्य हैं और क्षेत्रीय परिषदों में शामिल मुख्यमंत्री बारी बारी से 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में वाक्यांश यानी कि राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? तो ये स्पष्ट करता है कोई भी घटक इकाई संघ में विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है। भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई है और संघ घटक इकाइयों के लिए किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो आंसर ज़्यादा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारतीय संघ कनाडाई संघ की तरह है और भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ के विच्छेद होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संघ के बारे में कहा जाता है कि ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। नेक्स्ट है, नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता होगी। तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी साधारण बहुमत की। तो नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत को संदर्भित करता है। संसद के साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था मणिपुर राज्य। तो मणिपुर राज्य अक्टूबर 1949 यानी कि अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसकी एवज में उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव कराया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो भाषाई आधार पर आपका आंध्र प्रदेश है और इसके साथ साथ आपका हरियाणा है। तो भाषा के आधार पर निर्मित होने वाले राज्य निम्न थे। सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य था। उसके
उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए तथा गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना और 1966 में पंजाब और हरियाणा भाषा के आधार पर अलग राज्य बने हैं। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। ठीक है, तो शक्तियों के पृथक्करण के लिए राज्य के भिन्न उत्तरदायी वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक शाखा को अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की जाती हैं। प्रायः ये विभाजन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के रूप में किया जाता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अमेरिका का संविधान पहला ऐसा संविधान था जिसमें ये सिद्धांत अपनाया गया है। नेक्स्ट है, संसदीय शब्दावली एक प्रकार की प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। किसमें? संसद में। तो संसदीय शासन प्रणाली में सर्वोच्च शक्ति संसद में ही निहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। तो अवशिष्ट शक्तियों में से वे सभी विषय सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों में से किसी में नहीं है, या केवल केंद्रीय विधानमंडल को ही इस तरह के विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति है। तो आंसर ए और बी दोनों ही सही हैं। तो जिस विषय का उल्लेख ना ही संघ सूची और राज्य सूची और ना ही संवर्ती सूची में हो, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल के पास है। अवशिष्ट शक्तियों का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास में अधिक संख्या में शक्तियां हैं और इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और इसके पास अवशेष शक्तियां हैं। तो संघ और राज्यों में विधायी शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार से किया गया है। संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 और संवर्ती सूची में 52 विषय है। संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, इस पर कानून संघ ही बनाता है। इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं और इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के पास होता है। बेल्जियम सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन है या ब्रुसेल से अलग सरकार है। तो ये आपका पहला और तीसरा होगा। ठीक है, तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए जिससे देश में रहने वाले लोगों में वेगानेपन का एहसास न हो। तो पहली बात, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। दूसरी बात कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तीसरी बात, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करिए। तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। कर्नाटक में तो 1965 में अंग्रेजी के प्रयोग की अनिवार्यता को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर हिंदी अंग्रेजी विवाद को सुलझाया। तो इसका आंसर है पहला और तीसरा। ठीक है, तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु से तो कौन चिल्ला रहा? तमिलनाडु में तो उस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति लेकर इस विवाद को सुलझाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो ये आता है स्विट्जरलैंड। एक साथ आकर संघ एक प्रकार का संघ है जिसमें सभी स्वतंत्र राज्य एक बड़ी संघ इकाई बनाने के लिए संयुक्त रूप से शामिल होते हैं। एक साथ आने वाले राष्ट्रों के उदाहरण है स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। भाषावार राज्य बनाने से प्रशासन पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा असुविधाजनक हो गया है।
तो जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि उससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। नेक्स्ट है, भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। बी कहता है कि राज्यों के विविध स्वरूप को बनाए रखने के लिए राज्यों के भीतर सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। सी कहता है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और डी कहता है कि विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ए, बी और डी सही है, तो सी वाला आपका रॉन्ग है। तो सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वो बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। राज्यों के विविध स्वरूप को बनाए रखने के लिए राज्यों के भीतर सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। नेक्स्ट है, राज्य सूची में निम्न में से क्या शामिल है? तो राज्य सूची में डाक तार है, बीमा है, भूनीतियां हैं, पोत परिवहन है या जहाज रानी है। तो भैया राज्य सूची में आपका कहाँ गया, हाँ भूनीतियां हैं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन विषयों के आधार पर किया गया। इसमें 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। केंद्र सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वर्तमान में इसमें 100 विषय है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है और इसमें वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकार को है, परंतु विवाद की दशा में केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को है, परंतु विवाद की दिशा में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। और वर्तमान में इस सूची में कुल 52 विषय हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये टॉपिक खत्म करने के बाद ही हम अपना वाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा मैं स्लो हूँ ना एक्चुअली सुबह से आज क्लासेस कर रही हूँ, तो मतलब क्लास दे रही हूँ आप लोगों की, तो आज थोड़ा सा थक गई हूँ तो इस टाइम थोड़ा सा डाउन हो गई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास है। तो मैं अगर नहीं इतना ज़्यादा उस पर होंगी तो फिर आप लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा। और चूँकि हर क्लास 1 घंटे से कम की नहीं हो रही है, पहले मैं आधे घंटे की क्लास देती थी, पर अभी मैंने हर क्लास 1 घंटे की ही कर दी है लगभग। तो 1 घंटा समझ सकते हो। और आपके हिसाब से 3 क्लासेस आ रही हैं दिन में, तो 3 घंटा तो मैं मैक्सिमम मैं दे ही रही हूँ। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 3 घंटा तो वो दे ही रही हूँ। और इसके अलावा मैं और क्लासेस भी कर रही हूँ ताकि एक भी दिन का गैप ना हो आपके पास। और आपको, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मेरा ना ज़रा सा, मैं अगर एक दिन आपके साथ क्लासेस आपकी नहीं करती हूँ तो पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि मैं कोई बहुत पहले से क्लासेस ऐसे करके नहीं रखती हूँ और अचानक से हो जाता है कुछ, जैसे कि खुद की तबीयत गड़बड़ हो गई। जैसे कि अभी आप उधर महीनों पे 2 महीने पहले आप देख रहे थे लगातार गला ख़राब हो रहा था मेरा,
तो बोलना ही है, तो बोलने के काम में ही अगर आपका गला ही नहीं साथ देगा तो आप क्लास कैसे कर पाओगे। तो उस समय मेरा कम से कम 1-1.5 महीना पेट के एग्ज़ाम के बाद बहुत डिले हो गया, नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद में जो पुराने लोग हैं उन्हें सबको पता है कि मेरा एक बेबी भी है, तो उसकी भी तबीयत का कुछ ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो उसकी भी तबीयत देखनी पड़ती है। मौसम आप देख रहे हो, बच्चे छोटे जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो छोटा ही है वो अभी, तो उसको भी थोड़ा टेक केयर करना पड़ता है, चीज़ें उसकी देखनी पड़ती हैं। तो क्या है ना कि वो तो मेरे पे ही डिपेंडेंट है, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अगर उसका थोड़ा सा भी तबीयत वो हो जाता है तो फिर वो मुझे छोड़ता नहीं है, और अगर वो मुझे छोड़ेगा नहीं तो फिर मैं क्लासेस कैसे दूँगी। तो वही हो जाता है, और फिर मैं भी थोड़ा पैनिक कर जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं उसको बहुत ज़्यादा, मेरा उसके साथ बहुत वही है, हर किसी माँ बच्चे का होता है, वैसे मेरा भी है। तो मेरा थोड़ा सा मैं पैनिक हो जाती हूँ जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, मुझे एकदम वरिड रहती हूँ बहुत मैं। तो फिर उस माहौल में कैसे क्लासेस मैं कर दे सकती हूँ। तो इसलिए जब सब कुछ ठीक रहता है तो उस समय मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को कर पाऊँ। तो चाहे वो उसके लिए पूरा दिन ही मुझे मतलब ना थोड़ी थोड़ी देर में क्लास करनी पड़ती है, तो पूरा दिन तो नहीं दे पाती हूँ क्योंकि भाई और भी चीज़ें हैं, बच्चा भी है। तो लेकिन जितना भी समय निकाल पाती हूँ, मतलब बिल्कुल आराम वाला कोई सीन नहीं रहता मेरा, जितना भी टाइम हो पाता है मैं क्लास देने में लगा देती हूँ, ताकि आप तक चीज़ें पहुंच पाएँ। और दिन में 3 वीडियो देना आसान बात नहीं है, और एक बार कोशिश करके देखिएगा। मेरी तो बैंड बज जाती है, पता नहीं बाकी लोग कैसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का वीडियो देते हैं, क्योंकि मैं एक बार में, हो सकता है लोग कट कट करके देते होंगे, पॉज करके देते होंगे, या है ना वो एडिट करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर आप विश्वास करें तो करें, नहीं करें तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं क्लास जैसे शुरू करती हूँ तो उसे एंड करके ही करती हूँ। मैं कोई भी क्लास एडिट नहीं करती हूँ। वही क्लास एडिट होती है जिसमें जैसे कि कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, या जैसे कभी कभी आप देखते हो कि मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन से ही क्लास देती हूँ आपको, तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ना सेटिंग चेंज करनी है, और कभी कभी कॉल्स वगैरह आ जाते हैं, तो फिर नंबर शो ना हो जाए किसी का, तो फिर वो क्लास मुझे एडिट करनी पड़ती है, उतना पार्ट हटाना पड़ता है। या फिर जैसे मेरा बेबी है तो बीच में कभी कभी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया उसने, थोड़ा बहुत वो बोलता है तो मैं चला लेती हूँ काम, लेकिन जैसे कि ज़्यादा है ना बीच में डिस्टर्ब कर दिया उसने, तो फिर जो है ना वो फिर उतना मुझे पार्ट एडिट करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर वो डिस्टर्ब नहीं करता है या वो रूम में नहीं है, दूसरे रूम में है, तो फिर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जैसी क्लास उठाती हूँ 1 घंटे बाद वैसे ही क्लास वाइंड अप करती हूँ। तो मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ कि थोड़ा पार्ट अभी पढ़ा दिया, थोड़ा पार्ट थोड़ी देर बाद पढ़ा दिया, या अगले दिन पढ़ा दिया फिर उसको मर्ज करके, नहीं, वो काम नहीं करती हूँ मैं। तो मैं थक जाती हूँ बैठ के करती हूँ, थोड़ा खड़े होके करती हूँ, थोड़ा टहल के करती हूँ, तो मेरा इस तरह से हो जाता है। तो मैंने आज बताया, चलिए कभी इस बारे में बात करेंगे, समय नहीं बर्बाद करते हैं, तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है संघवादी वैशिष्ट। और इसमें आपने मेरा तरीका भी देखा होगा, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ। उसका रीज़न है कि हमारा एग्ज़ाम पास है, तो मैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि 4 ऑप्शन पढ़ने में मतलब टाइम वेस्ट ना करूँ। और अब हम भी इतने बड़े हो गए कि हमें डायरेक्ट ना ऑप्शन पे जाना चाहिए और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना चाहिए। तो मैं वैसे करा रही हूँ, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ूँगी ना तो बहुत समय जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा है। तो अभी वीडियो मेरा जो है 1 घंटे से ऊपर का जाएगा, क्योंकि इसमें शायद 80 के आसपास क्वेश्चन है, और अभी हम 46 पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 1990 और उसके बाद की अवधि भारतीय राजनीति के लिए निम्नलिखित में से किस कारण से संघीय फेडरली रूप से महत्वपूर्ण थी? तो ये आर्थिक सुधार। तो भारतीय संघीय व्यवस्था पूर्ण या प्रतिस्पर्धी संघवाद का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह सहयोगी सहकारी संघवाद का उदाहरण है। केसी बियर जैसे विचारक भारतीय संघवाद को क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय मानते हैं।
1990 के आर्थिक सुधारों के बाद राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता कम हुई और इनके बीच प्रतिस्पर्धी स्वरूप का संबंध ज्यादा मुखर हुआ है, जो संघात्मक व्यवस्था के अधिक अनुकूल है। नेक्स्ट है कि मैं एक मजबूत केंद्र के पक्ष में हूँ, ये शब्द किसने कहा है? तो ये शब्द कहा है, हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, कि मैं एक मजबूत केंद्र संघ के पक्ष में हूँ। ये कथन BR अम्बेडकर का है। डॉक्टर अम्बेडकर राज्यों को अधिक शक्ति देने के पक्ष में नहीं थे। अंग्रेजों के द्वारा किस अधिनियम के तहत संघीय संरचना को पेश किया गया है? तो 1935 अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद के पारित विधेयक के बाद निर्मित हुआ, जिसकी रिपोर्ट निर्णेतकों की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति ने तैयार की थी और इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और देसी रियासतों को मिलाकर संघ का निर्माण होना था, परंतु देसी रियासतों ने सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। नेक्स्ट है, आमतौर पर शक्ति विभाजन के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो शक्ति विभाजन के पक्ष में है। तो विभिन्न समुदायों के मध्य तनाव कम करना, मध्यस्थता की संभावना को कम करना या निर्णय लेने में विलंब करना, विविधता को संरक्षण देना, अक्षमता और विभाजन को बढ़ाना, या राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाना, या फिर लोगों को बांटना। तो भैया इसमें आंसर है आपका, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। तो ये पूरा का पूरा इधर का उधर हो गया था। तो राष्ट्र निर्माण एवं शासन संचालन हेतु शक्ति विभाजन अथवा शक्ति विकेंद्रीकरण एक अनिवार्य शर्त बन गई है और शक्ति के विकेंद्रीकरण के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है: विभिन्न समुदायों के मध्य तनाव कम करना, मध्यस्थता की संभावना को संपर्क द्वारा सीमित करना, एकता में अनेकता अर्थात विविधता को संरक्षण देना, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है संसदीय सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। इसकी ये धारणा है कि विधायी निकाय के पास पूर्ण संप्रभुता होती है और वो सभी अन्य सरकारी संस्थानों जिसमें कार्यपालिका या न्यायिक निकाय समावेशित है से सर्वोच्च होता है। निम्नलिखित में से उस देश को पहचानिए जो परिसंघ के लिए एक साथ हुआ। तो ये है आपका USA। संघात्मक व्यवस्था संवैधानिक दृष्टिकोण से शासन का वो रूप है जिसमें अनेक स्वतंत्र राज्य अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघ का निर्माण करते हैं। ये निर्माण 3 तरीकों से होता है: सम्मिलन द्वारा जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, पृथक्करण द्वारा जैसे कनाडा ब्राजील, सम्मिलन एवं पृथक्करण दोनों द्वारा जैसे भारत सोवियत संघ, 1776 के महाद्वीपीय कांग्रेस एवं 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के उपरांत USA इसका प्रथम सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो भाई कानून की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो आपकी न्यायपालिका में है, नहीं संघ में। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्य की शक्तियों के बारे में व्यवस्था अनुच्छेद 246 में है, जिसका व्यवस्थित वर्णन 7वीं अनुसूची में है। इसमें शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। इनमें से ऐसे विषय जिनका वर्णन किसी भी सूची में नहीं है वे केंद्र के अधीन माने जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में संघीय प्रणाली की सहमति से काम करने के लिए अंतरराज्यीय और संघ राज्य संबंधों के समन्वय में मदद करता है कौन? तो ये मदद करता है अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है, तो यदि राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद होता है अथवा संघ और राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सभी निर्णयों के लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण, ये नहीं है। ठीक है, तो लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, गणतात्मक शासन, इकहरी नागरिकता, निरपेक्षता आदि भारतीय संघवाद के मूल तत्व हैं। निर्णयों पर व्यक्तिगत नियंत्रण भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में संघ राज्य संबंधों के बारे में सही है? तो संघ के पास बाहरी आक्रमण से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति है। संघ के पास राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने की भी शक्ति है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। अनुच्छेद 355 आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है जो संविधान के भाग 18 में शामिल अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संघवाद की विशेषता। तो भारतीय संघवाद की विशेषता है एकात्मकता। क्या है? एकात्मकता। ठीक है,
तो एकात्मकता भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। भारतीय संघवाद की अन्य प्रमुख एकात्मक विशेषताएं अधोलिखित रूप से हैं: एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था के सिद्धांत साथ रहना के अंतर्गत निम्नलिखित देशों में से कौन सा आता है? तो ये आता है आपका बेल्जियम। तो बेल्जियम की संघीय व्यवस्था साथ रहना के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। संघीय सरकार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है और वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। तो संघीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथन सही है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये तीनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। संघ का तत्व कौन सा सही है? तो संघ का तत्व है आपका इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता संघ का तत्व नहीं है। संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्न है: लिखित संविधान, द्विसदनी पद्धति, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता और सर्वोच्च संविधान। भारतीय संघ की किस से निकट से समानता है? तो भारतीय कनाडा से। तो भारतीय संघ की कनाडा से समानता है। कनाडा का अनुसरण करते हुए संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। कनाडा के तर्ज पर ही अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान की गई हैं। राज्यपाल का पद व उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा के तर्ज पर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में सही नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का एक विस्तृत विभाजन दिया हुआ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 2 सूचियां दी गई हैं। तो ये संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है: संघ सूची 100 विषय, राज्य सूची 61 विषय और समवर्ती सूची 52 विषय है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां आपकी राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 की संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। वो संघ के कार्यकारी प्रमुख है। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था में आवश्यक है लिखित संविधान, कठोर संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की संघीय संरचना डैश संविधान से प्रेरित है। तो संघ वाला किससे लिया गया है? तो संघ आपका लिया गया अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो संघीय संरचना भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाई गई थी। संघीय प्रणालियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कथन आपका डी वाला गलत है। अब हम इसमें डिस्क्रिप्शन ही पढ़ेंगे। तो संघीय संरचना भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाई गई थी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में एक प्रावधान था कि भारत को 1947 के बाद संघीय प्रणाली को अपनाना है। ये कथन गलत है। समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 52 विषयों की एक सूची है। निम्नलिखित में समवर्ती सूची में शामिल विषयों की पहचान करें। तो समवर्ती सूची में आपका शामिल है ट्रेड यूनियन समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। किस वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग नियुक्त किया गया था? तो ये 1983 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा 1983 में कई मुद्दों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना था। 1988 में आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करी है। संघवाद के सिद्धांत के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो संघवाद का सिद्धांत संघवाद विविधताओं के संस्थागतकरण पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक सहयोग को सुगम बनाता है, ठीक है, ये राइट है। संघीय संविधान लोगों के विशेष सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है, विशेष रूप से असंख्य को। संघवाद शक्ति को विशिष्ट समूहों तक सीमित करता है। तो संघवाद एक मूल सिद्धांत एक संघीय प्रणाली की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियों की व्याख्या करता है और इस प्रकार पारिस्थितिक कारकों और तात्कों के संदर्भ में संघवाद को परिभाषित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय संविधान में संघ सूची का हिस्सा नहीं है? तो संघ सूची का हिस्सा आपका बाजार और मेले नहीं है। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। तो बाजार और मेले जो है वो राज्य सूची के विषय है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो समवर्ती सूची में आपके जंगल शामिल नहीं है, कृषि शामिल है, पुलिस शामिल है, ठीक है। वन समवर्ती सूची का विषय है, जबकि कृषि और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। भारतीय संघ प्रणाली में इनमें से किस शक्ति का प्रयोग मूल अधिकारियों के द्वारा सीमित किया गया है? तो विधायी शक्ति का प्रयोग जो है वो मूल अधिकारों के द्वारा सीमित किया गया। तो संविधान के अनुच्छेद 13(2) में इस बात का उल्लेख है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस प्रकार भारतीय द्वैध प्रणाली में विधायी शक्ति को मूल अधिकारों को द्वारा सीमित किया गया है। नेक्स्ट है, चेक और बैलेंस प्रणाली किस प्रकार की सरकार शक्ति सत्ता बंटवारे की व्यवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका चेक और बैलेंस प्रणाली संविधान शासन और शक्ति पृथक्करण का आधार है। नियंत्रित शासन, संवैधानिक शासन और स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में प्रायः सभी संवैधानिक लोकतांत्रिक देशों में इसे अपनाया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 121, 211, अनुच्छेद 361 सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आदि चेक और बैलेंस प्रणाली के उदाहरण है। रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है। तो रक्षा और सशस्त्र बलों, विदेशी मामलों आदि वस्तुओं को भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय है। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार है। विभिन्न सूचियों का वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 में किया गया। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब भी संघर्ष होता है तो केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर हावी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद में संघीय सत्ता के केंद्रीकरण के 2 व्यापक प्रकार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रकार नहीं है? तो ये दोनों ही नहीं है भैया, तो इसको पढ़ते ही नहीं है, तो भारतीय छोड़ दो। केंद्र सरकार के द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है आपका सरकारी आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शक्ति का प्रमुख अधिकार केंद्र सरकार के पास है, ये सही नहीं है। शक्ति का स्वरूप स्थायी होता है। संगठक इकाइयों की अपनी सुपरिभाषित शक्ति होती है और शक्ति घटक इकाइयों में निहित है। एक संघीय सरकार वो है जिसमें संविधान के द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है और दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। एक लिखित संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संरचना, संगठन, शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उन्हें काम करना चाहिए। संघीय व्यवस्था का लक्ष्य है क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करते हुए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो भैया ये है आपका विवाह। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। विवाह और तलाक समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन आदि विषय समवर्ती सूची में आते हैं। पशुपालन राज्य सूची का विषय है, जबकि सशस्त्र बल और नागरिकता संघ सूची के विषय है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में एक से डैश तक अंक वाले विषय शामिल है, तो 1 से 47 अंक तक वाले विषय शामिल है, ठीक है। मध्य सूची का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो निगम कर राज्य सूची, जनगणना संघ सूची। तो जनगणना आपकी संघ सूची में है, ठीक है। तो निगम कर दोनों ही संघ सूची के विषय में है, ठीक है। और कौन सी वो अनुसूचियां हैं जिनका उल्लेख ब्रिटिश भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में किया गया है? तो समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची तीनों का ही किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, केसी वियर के अनुसार भारतीय संघवाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य है, ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में 1827 में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्टेट कॉर्पोरेशनिज्म किस विचारधारा ने जोड़ दिया है? तो ये दिया है आपका फर्स्ट यानी फांसीवाद ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में भी बांटा जा सकता है। तो शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में भी बांटा जा सकता है, ये कथन सत्य नहीं, क्योंकि शक्ति का विभाजन सरकार में निहित है। निम्न में से क्या भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो मछली पालन भारतीय संघ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। निम्न में से किन्होंने भारतीय राजनीति प्रणाली को अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया है? तो केसी वियर ने अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया है। निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश, और स्थानीय स्वशासन अब हम करेंगे कल।
तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। बाय बाय, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।